हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द लर्निंग सर्कल में। दोस्तों मैं हूं लक्ष्मी नारायण यादव। आज पेपर 3 का सेक्शन डी के बारे में बात कर रहे हैं। सेक्शन डी जो इस सेक्शन का पेपर का लास्ट सेक्शन है और इसमें कुल आपको 5 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, जिसमें से हर क्वेश्चन का 4 मार्क्स आपको मिलता है, पहली बात। और दूसरी बात, जो क्वेश्चन नंबर 47 दिया है, ऊपर मैंने थ्योरम 6.1 लिख दिया है और क्वेश्चन दिया है स्टेट एंड प्रूव थेल्स थ्योरम। इस तरह से भी लिख के देता है या आपको लिख देगा कि इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर 2 साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, द अदर 2 साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। देखिए, अभी तक जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं या चैनल पे हमारे वीडियो को देख रहे हैं, भाई साहब आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारे वीडियोज़ की हर नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुंचती रहे। और यहाँ पे देखिए, और वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर भी करते रहिए, अपने दोस्तों को भी बताते रहिए। मैं ये आपसे आप आशा मुझसे कर सकते हैं कि ये सारे वीडियो जो मैं बना रहा हूँ, गाला पेपर जो है उसका पूरा सलूशन मैं कर रहा हूँ और ये आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है। और ये पूरा ख़त्म होने के बाद मैं आपको बहुत सारे पीछे साल के जो भी हैं पेपर, वो सारे पेपर बोर्ड के हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे अपने चैनल के माध्यम से। तो आइए हम थेल्स थ्योरम को प्रूव करके दिखाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि कोई एक ट्राइंगल है जिसका नाम हमने ABC रखा है, इसमें ये लाइन BC है, इसके पैरेलल कोई दूसरी लाइन है जो इन दोनों साइड को D और E पॉइंट पे कट कर रही है। इसमें थोड़ा सा हमने कंस्ट्रक्शन किया है, B को E से मिलाया है, D को C से मिलाया है और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और यहाँ से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। इसको आप लिख सकते हैं कि ABC इज अ ट्राइंगल, ठीक है ना, और DE लाइन पैरेलल टू BC, DM परपेंडिकुलर टू AE एंड EN परपेंडिकुलर टू AD, मीट पॉइंट BE एंड DC। ये आपको लिखना है, मैंने जो बोल दिया उसको आप नोट कर लीजिएगा। मैं इस पर बता नहीं रहा हूँ, इस पर लिख नहीं रहा हूँ, इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो आइए दोस्तों हम इसको करके दिखाते हैं। इसका मेन मतलब ये होता है कि जो लाइन ये AD है, ये लाइन AD का जो रेशियो DB यानी कि AD अपॉन DB जो है वह AE अपॉन EC के इक्वल हमको प्रूव करके दिखाना है इस फिगर के माध्यम से। तो अगर यहाँ पर आप समझिए, अगर हम ADE को लेते हैं, पहले हम ADE को लेंगे, फिर हम DBE को लेंगे, पहली बात। दूसरी बार क्या करेंगे, हम ADE को लेंगे और इसको CDE को लेंगे, यानी 4 ट्रायंगल को लेंगे, उसमें हम रेशियो को आपको इक्वल करके दिखा देंगे। कैसे करेंगे, चलिए। सबसे पहले ट्रायंगल ADE को लिया जाता है। किसको लिया जाता है, ट्रायंगल ADE को हम लेते हैं। चलिए, इन ट्रायंगल, यहाँ मैं लिख रहा हूँ इन ट्रायंगल, बहुत आराम से पढ़िए। ADE ट्रायंगल हमने ले लिया ADE। देखिए ADE में आप समझिए, अगर कोई ट्रायंगल AD इस तरह से दिया है और ये EN इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर का मतलब जो EN लाइन है AD के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। अगर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है तो इसका मतलब इसे हम राइट एंगल ट्रायंगल कहेंगे। और राइट एंगल ट्रायंगल का जो एरिया हम निकालेंगे, एरिया होता है बेस इंटू हाइट इंटू 1/2, मतलब पहले 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट हम लिख सकते हैं। तो हो जाएगा हमारा, मैं लिखूँगा एरिया ऑफ, क्या लिखूँगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE इज इक्वल टू 1/2 इंटू, आपको पता है बेस इंटू हाइट। अगर इसको हम लेते हैं तो ये हमारा बेस होगा और जो परपेंडिकुलर होता है लाइन वही क्या होता है, हाइट होती है। तो हो जाएगा बेस क्या है हमारा AD इंटू हाइट क्या है हमारा EN, ठीक है। एक हमारा ये हो गया। उसके बाद इसको हम लिख लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब इसी से संबंधित हम इस ट्रायंगल को लेते हैं। किसको लेते हैं, देखो ADE को लिया, अभी परपेंडिकुलर इसके ऊपर है तो यही परपेंडिकुलर इस ट्रायंगल में भी काम करेगा। किसको, BED को लेंगे। अब लिखेंगे वही एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस हमारा AD ही रहेगा और परपेंडिकुलर हमारा
AD सॉरी परपेंडिकुलर हमारा EN रहेगा। क्या रहेगा? EN रहेगा। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, EN रहेगा, ये परपेंडिकुलर हो गया। और बेस हमारा हो जाएगा DB हो जाएगा। क्या हो जाएगा? DB या BD हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। ठीक है, अब फिर आते हैं फिर हम इस ट्राइंगल ABE को लेते हैं। अब ये परपेंडिकुलर को हम मानते हैं, ठीक है ना, इसको हम हाइट मानते हैं, ये हमारा बेस होगा। यानी ट्राइंगल कौन सा लेंगे? वही ADE को फिर हम लेते हैं। इसको भी लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस क्या होगा? AE होगा। बेस हमारा हो जाएगा AE इंटू परपेंडिकुलर हमारा हो जाएगा DM। क्या हो जाएगा? DM। इक्वेशन नंबर 3 हो गया। और फिर अब यही परपेंडिकुलर होगा, यही हमारी हाइट होगी और ट्राइंगल लेकिन हम लेंगे ये हमारा DEC। ट्राइंगल लेंगे DEC, तो इसका एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC ये भी हो जाएगा 1/2 इंटू इसका हो जाएगा बेस हो जाएगा CE या EC और परपेंडिकुलर हो जाएगा DM। ये हो गया हमारा 4। अब यहाँ पे हम करेंगे, देखिए करेंगे क्या, फर्स्ट और सेकंड को देयरफॉर क्या करना है, बस इतना करने के बाद 1 और 2 को लीजिए। एरिया ऑफ ऐसे भी लिखा जा सकता है, एरिया ऑफ ADE क्या लिखा जा सकता है? ADE इसके अपॉन में एरिया ऑफ BDE इज इक्वल टू, ये पूरी वैल्यू लिखेंगे 1/2 इंटू AD इंटू EN अपॉन सेकेंड का लिखेंगे BD या DB लिखो BD इंटू EN। अब कुछ कटेगा, सॉरी 1/2 तो रहेगा यहाँ पर भी, तो 1/2 से 1/2 कटेगा, EN से EN कटेगा, बचेगा हमारा AD अपॉन BD। इसको मान लीजिए आप 5 इक्वेशन। ठीक है, AD अपॉन BD या DB जो भी समझिए, इसको आप AD अपॉन BD कहिए या DB कहिए। वैसे DB कहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो जहाँ जहाँ BD वहाँ आप DB लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। अब 3 और 4 को लेते हैं, एंड 3 और 4 को लेंगे तो वही एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ DEC इज इक्वल टू, इसको लिखेंगे 1/2 इंटू AE इंटू DM। 3 और 4 को ले रहे हैं, ठीक है ना, इसके अपॉन में कर देते हैं 1/2 इंटू EC इंटू DM। कुछ चीज़ें इसमें से कैंसिल आउट होंगी, बचेगा हमारा AE अपॉन EC। ये हो गया इक्वेशन नंबर 6। इतना करने के बाद आपको करना क्या, बहुत सिंपल है, आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे 2 ट्राइंगल हमको दिखाई दे रहा है। देखिए हमको करना क्या है, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC को दिखाना है, ठीक है ना, यही हमको प्रूफ करना है। AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। करेंगे क्या, ध्यान दीजिए, इस ट्राइंगल को देखिए आप, DEB को देखिए आप, ठीक है, और DEC को भी आप देखिए। ये दोनों ट्राइंगल किसी एक लाइन के ऊपर खड़े हैं जो इसका D बेस है, यानी अगर इसको उल्टा किया जाए तो DE नीचे आएगा और ये दोनों इस तरह से हो जाएंगे। ये DE अगर आपका नीचे आता है, D नीचे आता है, ये D नीचे आ गया तो B यानी कि इस तरह से आ जाएगा और ये इस तरह से आ जाएगा। सॉरी देखिए D नीचे होगा तो एक तरफ B होगा, एक तरफ C होगा, तो यहाँ से ये मिलेगा और यहाँ से ये मिलेगा, ठीक है, और ये इसके साथ मिल जाएगा और ये इसके साथ मिल जाएगा। यानी कि ये जो दोनों ट्राइंगल, एक ट्राइंगल हमारा ये बन रहा है, कौन सा, DEC, तो DEC और BED। देखो BED मैं आपको समझा रहा हूँ, BED 9th में आप पढ़े होंगे, ये थ्योरम इस तरह से है। और अगर यहाँ पर भी एक BC लाइन, देखो इस लाइन को भी हमने ड्रॉ कर दिया। अब ये जो दो ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल ये हमारा, दूसरा ट्राइंगल हमारा ये दोनों ट्राइंगल एक ही बेस के ऊपर है और 2 बराबर जो पैरेलल लाइन के बीच में है। तो अगर ऐसा कहीं दिखे कि 2 ट्राइंगल एक ही बेस के ऊपर हों और एक ही जो पैरेलल लाइन है उन्हीं के बीच में हो, तो इन दोनों का जो एरिया होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। तो यही चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि यहाँ आप लिखेंगे
नोट दैट, क्या लिखेंगे, नोट दैट ट्राइंगल BDC या BCD एंड ट्राइंगल ये वाला हमारा DEC, या इसको लिखेंगे DEB, क्या लिखेंगे DEB, हाँ DEB, देखो ये DEB है और ट्राइंगल DEC है, DEC are on the same base and between the same parallel lines। ठीक है, इतनी बात आपको यहाँ पे राइट करना है। तो इसका मतलब जो एरिया है सो क्या लिखेंगे हम, एरिया ऑफ DEB इज इक्वल टू एरिया ऑफ DEC। ठीक है, इसको मान लीजिए आप 7 फ्रॉम इक्वेशन 5, 6 एंड 7 हमको मिलेगा AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। यही हमको प्रूव करना था और ये हमने प्रूव कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे ये चीज़ तो यही मिला था तो 5 और 6 कर देते, तो भाई 5 और 6 से कर नहीं सकते थे। क्यों नहीं कर सकते थे, देखिए यहाँ पे ट्राइंगल ADE और BDE लिखा है, यहाँ पर भी AD ऊपर तो लिखा है लेकिन नीचे DEC लिखा है। तो अगर नीचे या तो DEC यहाँ होता है, दोनों DEC होते या दोनों BDE होते, तब तो मैं 5 और 6 से उसको लिख सकता था, क्योंकि जब लेफ्ट का इक्वल तो राइट का भी इक्वल। लेकिन यहाँ पर नीचे के जो ट्राइंगल है अलग अलग हैं, इसलिए इन दोनों ट्राइंगल को पहले मैंने इनके एरिया को इक्वल किया। अब आप चाहे तो DEC जगह BDE लिख दीजिए, सॉरी BED लिख दीजिए, या आप BDEG की जगह DEC लिख दीजिए। दोनों जब सेम है तो ये अब यहाँ से इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारा थ्योरम 6.1 था और आपके गाला का जो पेपर नंबर 3 का सेक्शन डी का क्वेश्चन नंबर 47 था। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, इसको आप प्रिपेयर कर लेना। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 48 है, डायगोनल AC एंड BD ऑफ ए ट्रेपेजियम। क्वेश्चन आपको वहाँ पे दिख रहा होगा स्क्रीन पे। डायगोनल AC एंड BD ऑफ ए ट्रेपेजियम ABCD विथ AB पैरेलल टू DC intersect each other at the point O using similarity criteria for two triangles show that OE upon OC is equal to OB upon OD। देखिए क्या करना है, क्वेश्चन ऐसा कह रहा है कि ये ABCD एक ट्रेपेजियम है और ट्रेपेजियम आपको पता चल रहा है कि ये लाइन इसके पैरेलल है, इक्वल नहीं पैरेलल है, और जो इसके दो डायगोनल AC और BD हैं एक पॉइंट O पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो सिमिलरिटी का क्राइटेरिया आपको लगा के प्रूफ करना है कि OA अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD। मतलब क्या, OA ये जो लाइन है इसके अपॉन इसका रेशियो OB के अपॉन OD के इक्वल है। हमको प्रूफ करके दिखाना है कि OE अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD। देखिए यहाँ पर दो ट्राइंगल हम ले लेंगे, देखो OA OC OB OD, ये ट्राइंगल, ये जो नीचे वाला ट्राइंगल आ रहा है, ये ट्राइंगल आ रहा है और OCD आ रहा है। तो हम दो ट्राइंगल ले लेते हैं, हमारा OAB और OCD ले लेते हैं, OAB OCD। तो लिखेंगे इन ट्राइंगल, बहुत सिंपल हो जाएगा, OAB एंड ट्राइंगल OCD। देखिए इन दोनों को सिमिलर हमें प्रूफ करके दिखाना है, इक्वल नहीं, कॉन्ग्रुएंट नहीं, सिमिलर प्रूफ करके दिखाना है। यहाँ कॉन्ग्रुएंसी का नियम नहीं लगेगा। ये ट्राइंगल हमारा OAB है, ये हमारा OCD है, तो यहाँ पे जो ये एंगल होगा इस एंगल के इक्वल होगा। और देखो ये दोनों पैरेलल लाइन है, इसको कोई ट्रांसवर्जल लाइन इस तरह से इसको इंटरसेक्ट कर रही है, तो इस पर बनने वाला जो अल्टरनेट एंगल इंटीरियर एंगल है, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। अगर किसी दो ट्राइंगल में दो एंगल कंटिन्यू आने वाले दो एंगल, ये दोनों
या ये दोनों अगर इक्वल हो गए तो दोनों क्या हो जाएंगे, सिमिलर। केवल एंगल सिमिलरिटी से मैं प्रूफ करके दिखा देता हूँ। एंगल COD इज इक्वल टू एंगल AOB। क्यों भाई? क्योंकि देखिए ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, और वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, क्या होता है ये समझिए आप। देखिए अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो ये जो आमने सामने के एंगल होते हैं ये इसके वर्टिकल होगा, दोनों इक्वल होंगे, और ये एंगल इसके वर्टिकल होगा, दोनों इक्वल होंगे। लेकिन हमको इससे कोई मतलब नहीं है, हमने इन दोनों को इक्वल बता दिया। आपको कैसे होता है वो समझ में आ गया होगा। एंगल DCO इज इक्वल टू एंगल BAO। क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ऑफ इक्वल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। अब दो एंगल इसके क्या हो गए, इक्वल हो गए। सो ट्रायंगल OAB सिमिलर ट्रायंगल OCD एंगल सिमिलरिटी। कौन सी सिमिलरिटी हुई? एंगल सिमिलरिटी से दोनों सिमिलर हो गए। अब हमको प्रूफ क्या करना है? OA अपॉन OC। देखो OA अपॉन OC हो जाएगा OA अपॉन, हेंस इस प्रकार OA अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD। ठीक है, OA अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD, क्योंकि करेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन। देखिए था सिंपल, ये हो गया हमारा प्रूव्ड। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 49 है, ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इन रुपीज was found to be 55 minus the number of toys produced in a day. On a particular day, the total cost of production was rupees 750. Find out the number of toys produced on the that day. कह रहा है कि कोई इंडस्ट्री है, घरेलू उद्योग है, जिसके अंदर एक दिन में बहुत सारे टॉयज़ बनाए जाते हैं, और टॉयज़ की जो कीमत है, प्रोडक्शन की जो कीमत है वह एक टॉयस यानी एक खिलौने से 55 रुपया कम, 55 रुपीज़ कम है। अगर किसी दिन जितने भी प्रोडक्शन हुए होंगे वो कॉस्ट में दिया है 750 रुपया अगर कमाई हुई होगी, तो वहाँ पर कितने खिलौने उस दिन बनाए गए, ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन का आपके पास बुक भी होगा और स्क्रीन पर भी आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, हम मान लेंगे लेट कॉस्ट ऑफ one toy be rupees X and प्रोडक्शन कितना हो जाएगा। प्रोडक्शन जो हो रहा है इससे 55 रुपीज़ क्या हो रहा है, कम हो रहा है, माइनस कह रहा है तो हमने माइनस कर दिया। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करना है, अभी तुरंत हल करके आप देख लीजिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करेंगे, इन दोनों का 55 में से x को माइनस करने पे आता है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 55 माइनस x। अब हम इसका मल्टीप्लाई अंदर करते हैं तो 55x माइनस एक्स स्क्वायर, 750 को लेफ्ट में लाते हैं तो माइनस हो जाता है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55x हम यहाँ लिखते हैं माइनस 750 इज इक्वल टू 0। माइनस का मल्टीप्लाई दोनों साइड में कर देते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x
प्लस 750 इज इक्वल टू 0। x कॉमन लिया तो x माइनस 30 यहाँ हुआ, माइनस 25 कॉमन लिया तो x माइनस 30 यहाँ हुआ इज इक्वल टू 0। x माइनस 30 को एक ब्रैकेट में और x माइनस 25 को दूसरे ब्रैकेट में इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू x माइनस 30 इज इक्वल टू 0 करते हैं तो x की वैल्यू 30 आती है, और वही काम करते हैं x माइनस 25 इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू 25 आती है। इसका मतलब हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है हमसे पूछ रहा है कि वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइस। तो कह रहा है कि ईच प्राइस हो जाएगी 30 और 25 रुपीज़। ये आपका आंसर हो गया। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 50 है, अ सम ऑफ ₹700 is to be used to give 7 cash prizes to students of a school for their overall academic performance. If each prize is ₹20 less than its preceding prize, find the value of each of the prizes। कह रहा है कि कोई एक स्कूल है, एकेडमिक है, एकेडमी के अंदर बच्चों ने जो है कुछ प्राइज़ जीते हैं किसी भी परफॉर्मेंस में, और प्राइस का जो पूरा रुपया है, पूरा जो पैसा है वो 700 रुपीज़ है। 700 रुपीज़ को 7 स्टूडेंट में बांटा गया है, और पहला बच्चा जितना प्राइस मिलता है दूसरे बच्चे को उससे 20 रुपये कम मिल रहा है, तीसरे बच्चे को सेकेंड वाले से भी 20 रुपीज़ कम मिल रहा है, फोर्थ वाले को थर्ड वाले से भी 20 रुपीज़ कम मिल रहा है। तो इस तरह से बच्चों को प्राइज़ मिला हुआ है, तो हर एक बच्चे की प्राइज़ की वैल्यू क्या है इसी को हमें करके दिखाना है। तो हम मान लेंगे, हमको पता नहीं है, मान लेंगे लेट द फर्स्ट प्राइस इज ₹X। ठीक है, सेकंड प्राइस कितनी हो जाएगी, सेकंड प्राइस हो जाएगी, इससे 20 रुपीज़ कम है। अगर पहला 100 रुपये पाता है, दूसरा उससे 20 रुपये क्या, यानी 80 रुपीज़ होगा। तो अगर पहला x पाया है तो दूसरा x माइनस 20 रुपीज़ होगा। और थर्ड प्राइज़ देखिए, थर्ड प्राइज़ जो आपका होगा, थर्ड प्राइज़ इससे भी 20 रुपीज़ कम। तो मतलब अगर इसमें -20 करेंगे तो -20 कैसा होगा, x माइनस 20 तो x माइनस 40 हो जाएगा। देखो 20 ऐड हो जाएंगे तो -40 हो जाता है, तो हो जाएगा हमारा x माइनस 40। इसी तरह से हम करते जाएंगे। फोर्थ प्राइस FORT, फोर्थ प्राइस इज ₹X माइनस 60। फिफ्थ प्राइस सबको मैं लिख देता हूँ, इस बस ऐसे ही लिखना है इसको, x माइनस 80। सिक्स्थ प्राइस इज ₹X माइनस 100। सेवेंथ प्राइस ही है, सेवेंथ प्राइस इज ₹X माइनस 120। और इन सभी प्राइस को अगर हम ऐड कर देते हैं प्राइस का ना, तो कुल मिला के 700 रुपीज़ हो रहा है। तो क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख देते हैं यहाँ पे हम, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, देखिए जोड़िए, सबको ऐड करिए, x प्लस x माइनस 20 प्लस x माइनस 40 प्लस x माइनस 60 प्लस x माइनस 80 प्लस x माइनस 100 प्लस x माइनस 120 इज इक्वल टू 700। यानी सबका सम 700 रुपये, सातों को जो प्राइस मिला है सब प्राइस को मिलाएंगे तो 700 रुपीज़ के इक्वल होगा। ये बात समझिए आप। तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स हमारा क्या है, x आया, तो x सभी प्लस में है तो 7x हो जाएगा। अब इसको आप ऐड, सभी माइनस में तो सबको ऐड कर दीजिए। 120 में 100 जोड़ेंगे तो 220 होगा, 80 जोड़ देंगे 300 हो जाएगा, 360 हो जाएगा, 400 हो जाएगा, 420 हो जाएगा, माइनस 420 इज इक्वल टू 700 यहाँ हो जाएगा। तो 7x इज इक्वल टू 700, 420 राइट में आएगा तो 420 प्लस में हो जाएगा, 7x इज इक्वल टू 1120 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू 1120 अपॉन 7 यहाँ मल्टीप्लाई तो यहाँ पे डिवाइड होगा। इसको काटेंगे तो 7 1 जा 7, यहाँ आएगा 4, 7 6 जा 42 यानी 160 रुपीज़ आया। x की वैल्यू कितना आ गया, 160 आ गया x की वैल्यू, यानी जो फर्स्ट प्राइस बच्चे को मिलेगा वो 160 रुपीज़
का है। ठीक है, अब हम लिख देते हैं वैल्यू ऑफ ईच प्राइजेस। क्या लिखते हैं? वैल्यू ऑफ ईच प्राइजेस क्या हो जाएगा? देखिए पहले का कितना होगा 160, सेकेंड वाले का देखो -20 कर देंगे, 160 रखेंगे -20 कितना बचेगा 140, 120 20 कम होता जाएगा 180, 60, 1 2 3 4 5 6 और 40। इतने पैसे इतने रुपीस उन बच्चों को मिलेंगे। फर्स्ट वाले को 160, सेकेंड को 140, थर्ड को 120, फोर्थ को 100, फिफ्थ को 80 रुपीज़ एंड सिक्स को 60 रुपीज़ और लास्ट वाला जो बच्चा होगा उसको 40 रुपीज़ मिलेगा। ये सारे आंसर इस क्वेश्चन के हो गए। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 51 है द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, आपको दिख रहा होगा, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ चिल्ड्रेन ऑफ ए लोकेलिटी। किसी एरिया में कुछ बच्चे हैं जिनको डेली का पॉकेट मनी मिल रहा है। अब द मीन पॉकेट अलाउंस अगर 18 है, मीन पॉकेट का जो खर्चा है वो 18 रुपये है। फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ, मतलब क्या है? इस एफ की वैल्यू फाइंड आपको करनी है। मतलब कहने का मतलब यहाँ पर कुल 18, देखिए 7 ऐसे चिल्ड्रेन है जिसको 11 से लेके 13 रुपीज़ के बीच पॉकेट मनी मिल रहा है। 6 ऐसे स्टूडेंट जिसको 13 से 15 रुपीज़ के बीच मिल रहा है। 9 ऐसे स्टूडेंट है जिसको 15 से 17 रुपीज़ के बीच मिल रहा है। ऐसे ही तो यहाँ पे ये कौन से इतने बच्चे, कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको 19 से 21 यानी 19 से 21 रुपीज़ मिल रहा है? इसी एफ को हमें फाइंड करना है। ये मैंने आपको बता दिया है, यहाँ तक दिया है। ये दोनों चीज़ें हमको खुद से निकालनी होती है। एक्स आई कैसे फाइंड होता है आप समझिए। ये इसे हम बोलते हैं क्लास इंटरवल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लास इंटरवल। जो क्लास इंटरवल दिया रहता है, इस क्लास इंटरवल को दोनों को जो लिमिट होती है इसकी, इन दोनों की लिमिट को, दोनों लिमिट को ऐड करके 2 का डिवाइड कर देते हैं। समझिए 13 1 14 10 14 और 10 24 में 2 का डिवाइड करेंगे तो आएगा 12। अगर 2 का डिफरेंस है 2 बढ़ाते जाइए आप, 14 16 18, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा क्या, 18 में क्या हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 22 एंड 24। ये हो गया। इस तरह से एक्स आई हमारा निकलता है। इन दोनों को ऐड करके 2 का डिवाइड करते हैं, एक्स आई आता है। इनको सबको, दोनों को प्लस करिए और 2 का डिवाइड करिए, दोनों को प्लस करिए 2 का डिवाइड करिए, आ जाएगा आपका ये एक्स आई। एफ आई एक्स आई मतलब क्या? एफ आई में एक्स आई का मल्टीप्लाई होता है, सारा एफ आई है। तो 12 7 जा 84 और 14 6 जा 84 और 16 9 जा 144, 18 3 जा 54, कैरी आया 5 और 18 1 जा 18 और 5 23। इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 20 एफ आ जाएगा। इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 110 आएगा। 24 4 जा 96 आ जाएगा। अब यहाँ सिग्मा एफ आई का मतलब सबको ऐड करना। देखो 7 6 13 और 9 22 22 3 25 25 30 34 कैरी आया 3 3 1 4 44 प्लस एफ भी तो ऐड करना है, यहाँ लिख देंगे एफ। तो 44 प्लस एफ हमारा यहाँ पे आ गया। और इसको हम ऐड करेंगे तो देखिए इसको छोड़ दीजिए क्योंकि 20 एफ को ऐड नहीं कर सकते, तो इसको बाद में लिखेंगे हम यहाँ पे इस तरह से। चलिए 4 1 जा 4 2 जा 8 4 3 जा 12 4 4 जा 16 16 और 6 16 और 6 22 कैरिया 2 10 18 18 4 22 25 26 26 एंड 9 35 कैरिया 3 1 4 4 2 6 1 7 752 प्लस 20 एफ। ये हो गया हमारा 752 प्लस 20 एफ। ये इसका सम हमारा हमको ये मिला, इसका सम हमको ये मिला। मीन हमको दिया 18 है, फ्रीक्वेंसी हमको फाइंड करना है। तो एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई होता है।
ठीक है। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू हो गई, देखो एक्स बार की ही वैल्यू हमको पता है कितनी है, 18 है। तो यहाँ लिखेंगे 18 इज इक्वल टू 752 प्लस 20 एफ अपॉन एफ आई की वैल्यू कितनी है 44 प्लस एफ। अभी क्या करेंगे हम, इसके अपॉन में 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका मल्टीप्लाई 18 का मल्टीप्लाई 44 प्लस एफ के साथ करेंगे तो देखिए 18 4 जा 72 कैरी आया 7, 18 4 जा 72, 72 7 79 हो जाएगा 792 और 18 का मल्टीप्लाई एफ में तो प्लस 18 एफ आ जाएगा इज इक्वल टू 1 का मल्टीप्लाई करेंगे वही नंबर मिलेगा 752 प्लस 20 एफ। और यहाँ पे हम 18 एफ लिखते हैं, 20 एफ को राइट लेफ्ट में लाते हैं तो माइनस होता है, 752 राइट में इसको ले जाते हैं तो ये भी हो जाता है हमारा माइनस, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो माइनस 2 एफ आएगा, यहाँ पे माइनस 40 बचेगा, 2 से कट करेंगे तो 20 आ जाएगा। इसका मतलब f की जो वैल्यू होगी वो 20 होगी। मीन्स कहने का मतलब कि 20 ऐसे बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, चिल्ड्रेन हैं जिनको 90 से लेकर 21 रुपीज़ तक का पॉकेट मनी खर्च यानी कि मिलता है। दोस्तों क्वेश्चन है 52, साइज ऑफ एग्रीकल्चरल होल्डिंग्स इन अ सर्वे ऑफ 200 फैमिलीज इज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। यहाँ साइज ऑफ एग्रीकल्चरल होल्डिंग इन हेक्टेयर में, यानी कि कंप्यूट मीडियम साइज ऑफ द होल्डिंग। होल्डिंग का मतलब यहाँ पे दिया गया है कि सर्वे किया गया है एग्रीकल्चर के लिए जो ज़मीनों का ज़मीनों के बारे में बताया गया है। तो इसमें कुछ जो फैमिलीज़ हैं ये हेक्टेयर में है, तो 0 से लेके 5 हेक्टेयर के बीच 10 फैमिली को 0 से 5 हेक्टेयर की ज़मीन है मिली है, और 15 ऐसे फैमिलीज हैं जिनको 5 से 10, 30 को 10 से 15 और 80 को 15 से 20, इसी तरह से सबको मिले हैं। हमको मीडियन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, होल्डिंग का मीडियन पूछ रहा है। तो मीडियन हम निकालने से पहले कुछ बातें आपको बताना चाहते हैं। जो नंबर ऑफ़ फैमिलीज है ये फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमको फाइंड करना होता है जिसको हम CF कहते हैं। कम्युलेटिव क्या होता है, देखिए कैसे निकलता है ये, अगर ये 10 है तो पहले वाले को 10 रखते हैं और इसमें सेकेंड को ऐड करते हैं तो 15 और 10 मिलके 25, इसको प्लस करेंगे तो 55, इसको प्लस करेंगे तो 135, इसको करेंगे तो 175, इसको इसके साथ प्लस करेंगे तो 195, इसको करेंगे 200। कितने फैमिलीज थे 200, यानी कि अगर CF निकालेंगे तो लास्ट वाला जितने भी फैमिलीज इसके अंदर होंगे सारे फैमिलीज 200 है तो 200 लास्ट वाला आएगा। इसका मतलब हमने CF क्या है करेक्ट किया है। अब देखिए क्या करेंगे, जो मीडियन होता है, मीडियन निकालना है तो मीडियन का एक फॉर्मूला होता है, बहुत सिंपल है, L प्लस ब्रैकेट में n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। अब आप समझिए इसमें से n कहाँ से मिलेगा, CF कहाँ से मिलेगा, L कहाँ से मिलेगा, F कहाँ से मिलेगा, H कहाँ से मिलेगा। तो चलिए मैं पहले L को बताता हूँ। सबसे पहले तो आप n/2 निकालिए, n का मतलब नंबर ऑफ़ फैमिलीज़, तो नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ 200 हैं, नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ कितने 200 में 2 का डिवाइड करेंगे तो आ गया हमारा कितना 100 आ गया। तो n/2 की जो वैल्यू है कितनी हो गई 100 हो गई। अब आपको ये ध्यान देना है कि इसमें जो फ्रीक्वेंसी दिया है कौन सी ऐसी फ्रीक्वेंसी है जो 100 के बिल्कुल करीब हो। तो आप समझिए 80 जो है वही 100 के करीब है, बाकी तो सब बहुत छोटे हैं। तो इसको इस तरह से मैं एक बॉक्स के अंदर बंद कर लिया। अब इससे क्या फ़ायदा होगा, ये जो 80 है ये फ्रीक्वेंसी होगा और इसके जस्ट ऊपर वाला राइट में CF जो होगा ये वाला CF होगा, ये वाला CF नहीं लिखेंगे। मतलब फ्रीक्वेंसी के सामने का जो CF होगा उससे ऊपर वाले नंबर को हम CF में लिखते हैं, ये बात ध्यान दीजिए आप। उसके बाद ये CF हो गया, और जो सबसे ये जो क्लास इंटरवल होता है इसमें जो सबसे छोटी लिमिट होती है ये हमारी क्या होती है L होती है। इसका मतलब L की वैल्यू हमारी कितनी हो गई 15 हो गई। अब क्या बचता है, फ्रीक्वेंसी आपको पता है, CF आपको पता हो गया, बचा हमारा H। H क्या होता है, ये जो हमारा क्लास इंटरवल के बीच में कितने कितने का डिफरेंस है, यानी कि 5 का डिफरेंस है, देख लीजिए आप। तो यहाँ 5 हो जाता है। सारी वैल्यूज़ को हम यहाँ पे रख देते हैं। L की वैल्यू हो गई 15 प्लस n/2 की वैल्यू हो गई 100, CF की वैल्यू हो गई 55, F की वैल्यू हो गई 80 और H की वैल्यू हो गई 5। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। उधर का मैं अब क्या करता हूँ, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। आइए देखते हैं।
तो यहाँ से मीडियन देखिए क्या करेंगे हम, मीडियन देखो L 15 है ब्रैकेट में, 100 में से 55 माइनस करते हैं तो 45 आता है, अपॉन में 80 है, मल्टीप्लाई ये H हमारा 5 तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 से इसको डिवाइड करते हो तो 16 5 जा 80 होता है। तो मीडियन हमारा हो गया 15 प्लस 45 अपॉन 16। तो मीडियन जो होगा 15 प्लस, अगर 45 में आप 16 का डिवाइड करते हैं तो आपको मिलेगा 2.81, आप करके देख लीजिएगा। और मीडियन अगर इसका हम निकालते हैं, जोड़ देते हैं, ऐड कर देते, हो जाता है 17.81। यही इसका आंसर है जो हमसे पूछ रहा था। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 53 है, मैं यहाँ लिख दिया हूँ और क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे वाइट, रेड, ब्लैक, ब्लू, ये 4 टाइप के कलर हैं और ये जो एंड आइडेंटिकल बॉल्स हैं क्या है, ये अलग अलग कलर के, यानी कि वाइट, रेड, ब्लैक एंड ब्लू, ये 4 कलर के बॉल हैं जिन्हें एक बॉक्स में डाला गया है। और रैंडमली का मतलब होता है कहीं से भी ऐसे हाथ डाल के किसी भी बॉल को उठा लिया जा रहा है बिना देखे। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उठाने के बाद क्या कह रहा है कि P आइदर वाइट और ब्लू, यानी कि इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। जो भी क्वेश्चन दिया है सबकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। वाइट या फिर ब्लू कलर निकलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है, रेड या फिर ब्लैक कलर के बॉल को निकलने की क्या प्रोबेबिलिटी है, वाइट बॉल न आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, और न ही वाइट आए न ही ब्लैक आए इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, इसको हमें बताना है। तो चलिए क्या करेंगे, मैं पहले से यहाँ पे राइट कर लिया हूँ। वाइट बॉल 5 है, रेड बॉल 7 है, ब्लैक बॉल 4 है एंड ब्लू बॉल 2 है। तो टोटल बॉल जो है वो 18 हो गए। यानी कि टोटल आउटकम्स हमेशा कहाँ लिखा जाता है, नीचे लिखा जाता है। आपको पता होगा, सिंपली ऐसे कर दीजिए आप, आइदर वाइट और ब्लू, यानी कि या तो वाइट या फिर ब्लू, यानी कि वाइट या ब्लू, यानी दोनों हो सकते हैं। दोनों के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो वाइट के नंबर एंड ब्लू के नंबर को सम करिए। वाइट का नंबर 5 है और ब्लू का नंबर 2 है। 5 टू कितना हो गया, 7/18। बहुत सिंपल है। आगे देखिए, आइदर रेड और ब्लैक, और रेड ब्लैक को करिए आप, रेड ब्लैक 7 4 कितना हुआ, 7 4 11, 11/18, इसकी ये प्रोबेबिलिटी हो गई। चलिए इसको मैं इरेज करता हूँ। नंबर 3 का नॉट वाइट, वाइट नहीं आने की प्रोबेबिलिटी, तो हाँ वाइट को निकाल ही दीजिए। वाइट कितना, 5 को निकाल दीजिए, कितना बचा, 7 4 11 टू 13, यानी हो गया 13/18। अब न तो वाइट आए न तो ब्लैक आए, यानी कि जिसको न दिया जाए, जिसके न आने की प्रोबेबिलिटी पूछे तो उस नंबर को ही हटा देते हैं, बाकी जितने नंबर बचते हैं उसको राइट करते हैं। यानी वाइट और ब्लैक कितने हो गए, 5 वाइट हो गया, 4 ब्लैक, 5 4 निकाल दिया, पूरी तरह निकाल दिया, बचा कितना, 7 और 2 9, हमारा हो गया 9/18, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। ये हमारे आंसर क्वेश्चन नंबर 53 के हो गए। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 54 है। 5 कार्ड्स हैं जिसमें 10 है, जैक है, क्वीन है, किंग है एंड एस है। डायमंड के हैं, सब किसके हैं, डायमंड के हैं। आर वेल सफल्ड विथ देयर फेस डाउनवर्ड्स, 1 कार्ड इज देन पिक्ड अप एट रैंडम। मतलब हम कह रहे हैं कि 10, यानी कि ये 10 वाला है, इस तरह से होता है, वहाँ 10 लिखा रहता है पत्ते में और इस तरह से उस पर सिम्बल बना रहता है। ठीक है, ये 10 का हो गया। और सेकेंड हमको कह रहा है जैक का, जैक में जे लिखा रहता है मान लीजिए, और वहाँ पे भी ऐसा बना रहता है, सॉरी डायमंड जैसा बना रहता है, और ये भी, ये 2 कार्ड हो गया। थर्ड कार्ड हमारा है क्वीन। क्वीन तो समझते ही हैं, उसमें क्यू लिखा रहता है और क्वीन छपी भी रहती है, ये भी डायमंड का ही है। ठीक है, उसके बाद क्या है, किंग है। किंग में के लिखा रहता है। ठीक है, किंग में क्या लिखा रहता है, के लिखा रहता है, के ही लिखा रहता होगा। उसके बाद क्या है आप समझिए, उसके बाद एक और है एस है। एस का मतलब इक्का, ऐसा ए रहता है, इसमें भी क्या रहता है, डायमंड बना रहता है। ये टोटल आउटकम हमारे 5 हैं। तो ये कह रहा है पहले क्वेश्चन में कि पी प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन, क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। देखो टोटल आउटकम हमारे 5 मैंने नीचे लिख दिया। अब क्वीन सिंगल है ना तो 1 आ जाएगा, 1/5 सिंपल हो गया। एस मीन्स ये वाला। ठीक है, अब पी एस,
PS आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। इसमें क्वेश्चन और भी कहा है, कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज द क्वीन। क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी 1/5 है, मैंने पहले आपको बता दिया। दूसरी बार कुछ और कह रहा है, क्या कह रहा है, कह रहा है कि इफ़ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड। अब इसमें से क्वीन को निकाल दिया जा रहा है। किसको निकाल दिया जा रहा है, क्वीन को। जब क्वीन को निकाल दिए जाएंगे तो कितने कार्ड बचेंगे, 1 2 3 एंड 4। क्वीन को निकाल दिया गया तो टोटल आउटकम कितना हो गया, 4। जब टोटल आउटकम 4 हो गया तो ये पूछ रहा है ए वाला एस आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो टोटल 4 है, एस तो सिंगल है तो 1/4 हो गया। बात समझ रहे हो। फिर तीसरा बी वाला पूछ रहा है एक क्वीन आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। अरे भाई जब क्वीन हमने निकाल ही दिया है इसमें से तो क्वीन है ही नहीं, तो 0/4 होगा। तो 0/4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो दोस्तों आज के हमारे वीडियो में बस इतना ही। अब हम पेपर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। कल आपको सेक्शन ए पेपर नंबर 4 का मिल जाएगा। और हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो कैसा लगा ये बात नहीं है, मैं चाहता हूं कि जो भी मैं समझाएं वो सारी बातें आपको बड़ी अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अगले वीडियो में हम मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।